गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम लोग मैंने लेक्चर 1 जो दिया था आपका कॉन्सेप्ट का, उसमें मैंने एक आपको लेआउट दिया था कि डिसोल्यूशन कैसे होता है। अब हम लोग वैरायटी की सिनेरियोज को समझेंगे और उनके कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं रिजर्व्स की। ठीक है, रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। अगर ऐसे कोई सिनेरियो दे रखे हैं, ये ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे टू पार्टनर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल, ये ट्रांसफर कर देंगे। अगर कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं या प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट बैलेंस है, या कोई एडवर्टीजमेंट या कोई और नाम से सस्पेंस अकाउंट खोल रखा है, हम इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एक नाम देते हैं। तो ये भी क्या करेंगे, हम ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर्स को। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, जो आपके डेबिट बैलेंस है। ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट बोथ दे रखे हैं बैलेंस शीट में। तो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट ट्रांसफ़र कर देंगे टू रिस्पेक्टिव कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। इसका मतलब क्या है, अगर क्रेडिट बैलेंस है करंट अकाउंट का, तो आप लिखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर डेबिट बैलेंस है तो आप लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। मतलब क्या हुआ, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट अगर दोनों दे रखे हैं तो करंट अकाउंट के बैलेंस को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। ठीक है। चौथा केस, एक है लोन गिवन टू पार्टनर। अगर है पार्टनर को अपन ने लोन दे रखा है, तो आप उनसे इफ नो इंफॉर्मेशन गिवन, कुछ लिखा नहीं है इन्होंने, देन वी विल
रिसीव अमाउंट। तो हम लोग क्या करेंगे, पैसा मिल जाएगा, लोन अकाउंट डेबिट, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन टू पार्टनर अकाउंट। अगर लोन पार्टनर्स के रिलेटिव से ले रखा है, इट इज नॉर्मल लाइबिलिटी एंड ट्रांसफर टू रिलायसन अकाउंट एंड पे और डायरेक्टली पे। तो इसका सही तरीका क्या है कि नॉर्मल लाइबिलिटी है, अगर जैसे मिसेज, उनकी मिसेज से लोन ले रखा है, तो आप पार्टनर्स की मिसेज का लोन है तो उसे आप नॉर्मल लाइबिलिटी की तरह माने। जब पार्टनर का लोन है तब एक अलग हम सिनेरियो ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उनकी वाइफ का लोन है तो आप नॉर्मल लाइबिलिटी माने। तो अगर रियलाइजेशन में डालेंगे तो फिर तो बात खत्म है। अगर डायरेक्ट पे करेंगे तो पार्टनर्स रिलेटिव्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए और क्या हो सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अब एक है लोन फ्रॉम पार्टनर। तो अब लोन फ्रॉम पार्टनर लिया है तो इसमें क्या है, इट इज पेड सेपरेटली और ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अगर हम पेड सेपरेटली करेंगे तो हम लिखेंगे लोन फ्रॉम पार्टनर अकाउंट डेबिट टू बैंक, और ट्रांसफर टू कैपिटल करेंगे लोन फ्रॉम पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसा करना चाहे आप कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं बताना चाह रहा था। अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। इसका मतलब क्या है। अनरिकॉर्डेड एसेट्स यानी कि जो बैलेंस शीट में नहीं है, ठीक है, नॉट इन बैलेंस शीट। जो बैलेंस शीट में नहीं है, मतलब रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन निकल आई। जब आप कंपनी बेच रहे हो तो आप एक तरफ से देखोगे तो पता चला एक टाइपराइटर कहीं पड़ा हुआ था जो हमारी बैलेंस शीट में नहीं है, लेकिन है, फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर ऐसी एसेट से कोई रियलाइजेशन हो रहा है तो उसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इसमें उसकी बुक वैल्यू का कोई यूज नहीं है। वो कितने की है उससे पता फर्क नहीं पड़ता है, वो 10,000 की हो लेकिन आज 2,000 मिल रहे हैं तो हमें सिर्फ 2,000 की एंट्री पास करनी है। और पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड, अगर हम लायबिलिटी पे कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है जी।
एक जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूरे डिसोल्यूशन में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है एग्ज़ाम में। इफ़ एनी लायबिलिटी सेटल्ड विद एसेट्स। अब यहाँ पर हम दो केस ले लेते हैं। एक तो पार्टली सेटल्ड हो रही है, एक फुली सेटल्ड हो रही है। क्या मतलब? एक फर्नीचर है जिसकी बुक वैल्यू 10,000 है, टेकन ओवर बाय क्रेडिटर एट एग्रीड $8,000, ठीक है। क्रेडिटर 20,000 के हैं, इस बात को समझो क्या कहना चाह रहा हूं मैं। फर्नीचर है 10,000 का, वो 8,000 में लेके जा रहे हैं। 20,000 के क्रेडिटर है, 8,000 का फर्नीचर ले लिया और 12,000 की कैश ले ली। तो इसमें जो पॉइंट समझने का है, नो एंट्री टू बी पास्ड फॉर assets given to settle liabilities. Entry for net payment to be entered. इसका मतलब क्या है? नो एंट्री फॉर 8,000 रुपीज। 8,000 की कोई एंट्री नहीं होगी, और जो आपने 12,000 पेमेंट की है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये आप 12,000 की एंट्री करेंगे। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा है इंपॉर्टेंट, अभी थोड़ी देर में और एक्सप्लेन करेंगे। अब जैसे फुली सेटलमेंट हो रहा है, अगर फुली सेटलमेंट हो रहा है, जैसे हम लिखें फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू 10,000 टेकन बाय क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। अब चाहे क्रेडिटर मेरे 11,000 के हों, और चाहे 10,000 के हों, और चाहे उन्होंने 2,000 में लिया हो, इसकी हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। ऐसे ही अगर मान लीजिए कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स ले लेता है आपस में, तो उसकी हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। फंडामेंटल क्या है कि आप अगर कोई एसेट्स किसी लायबिलिटी को ले जाता है, या उल्टा बोल रहा हूँ मैं, लायबिलिटी अगर कोई एसेट्स ले रहे हैं, तो उसकी एंट्री रियलाइजेशन में हमें एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे अब इसी एग्जांपल को मैं देखता हूँ, ये मेरा फर्नीचर है और ये मेरे क्रेडिटर है। क्रेडिटर है मेरे 20,000 के, फर्नीचर है 10,000 का। इन्होंने 8,000 में ले लिया, ये बचे 12,000। तो मैंने कहा इस 8,000 की कोई एंट्री नहीं करो। क्यों? अगर मान लीजिए मैं इसकी एंट्री करता हूँ, मतलब ये एक तरह से मुझे रियलाइजेशन हुआ है, तो मैं पहले लिखूँगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कितने का? 8,000 का। तो फिर मुझे
क्रेडिटर को कितना पे दिखाना पड़ेगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 20,000। तो ये 20,000 में 8,000 इंक्लूड है कि नहीं है? इसीलिए वो कहते हैं कि ये वाली एंट्री करो ही नहीं, और ये 20,000 की जगह जो सीधा आप नेट 12,000 पे कर रहे हो उसकी एंट्री आप करो। फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, परेशान नहीं होइए, ठीक है? चलिए फ्रेंड्स, अब एक नया कॉन्सेप्ट है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दोनों दे रखे हो, कोई ज़रूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं करनी। ये एसेट्स है और ये आपके लायबिलिटी साइड में शो हो रहा होगा, तो आप इसे ट्रांसफ़र कर देंगे बोथ इन रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है जी? दोनों को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी? अब एक कॉन्सेप्ट है इसमें वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का, वो और मैं समझा देता हूँ। यहाँ मैं अलग अलग केसेस लेता हूँ, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 भी ले लेंगे। नो क्लेम फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन, नो इन्फो फॉर क्लेम। दूसरा, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम is less than workman compensation reserve. तीसरा, workman compensation claim is more than workman compensation reserve. ये 3 केस मैंने अलग अलग ले लिए, और भी देख लेंगे। अगर कोई क्लेम नहीं है तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व जो है वो ट्रांसफ़र कर दें पार्टनर्स को। तो एंट्री क्या होगी? वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी, ठीक है? अब अगर मान लीजिए ये क्लेम, मान लीजिए मैं कहता हूँ 35,000 का है और ये है 60,000, एंट्री क्या होगी? वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व टू रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, ये 60,000। जो लायबिलिटी है जितने की वो आप रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दीजिए, और बाकी का पार्टनर्स कैपिटल में बांट दीजिए। फिर जब आप पे करोगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक आप पे कर दोगे। चौथा है, मान लीजिए वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम है आपका 75,000 का और रिजर्व है आपके 60,000 के, तो इस केस में पूरे रिजर्व आप ट्रांसफ़र कर दीजिए रियलाइजेशन में, और जब आप लायबिलिटी पे करेंगे
तो आप 75,000 पे करेंगे। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई रिजर्व नहीं है और क्लेम है, तो क्लेम तो आपको पे करना ही है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई रिजर्व ज़्यादा बना रखा है तो पार्टनर्स को बांट दीजिए, और अगर नहीं बना रखा है तो वो तो जो भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आएगी उसे हमें पे करनी है। एंड इट इज़ द लास्ट कॉन्सेप्ट। पार्टनर्स appointed for realization work and get some remuneration। ठीक है जी। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं। पार्टनर्स टू वियर एक्चुअल एक्सपेंसेस। सपोज करो ए को अपॉइंट कर दिया कि भाई तुम ये एसेट्स और लाइबिलिटी को बेचने का करो और तुम्हें इसमें 5% जो भी एसेट्स रियलाइज होंगी उनका कमीशन मिल जाएगा। एक्चुअल खर्चे जो भी होंगे वो तुम्हें खुद बियर करने हैं। तो नो एंट्री फॉर एक्चुअल एक्सपेंसेस। पार्टनर्स की जो कमीशन की एंट्री होगी वो क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर नॉट टू बियर एक्चुअल एक्सपेंसेस। तो जो एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं उनकी एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और जो आपके पार्टनर्स का जो रेम्यूनरेशन है, कमीशन है, उसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारी सिनेरियोज को देख के समझ के ये क्वेश्चंस मैंने करवे हैं, और अब इसके अलावा अगर कोई नई सिनेरियो आएगा तो उसके भी क्वेश्चंस को हम समझेंगे। ठीक है, मुझे लगता नहीं है कि अब इसके अलावा कोई चीज़ और आएगी। चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट के बाद हम आपकी क्वेश्चंस करते हैं, उनको समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।